गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था हमने और उस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में एक पार्ट हमने कवर कर लिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस और इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इसको हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब देखो, बॉन्डिंग फोर्सेज या इंटर पार्टिकल फोर्सेज, दैट मीन्स जिन पार्टिकल्स से कोई सॉलिड बना हुआ है उन पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप के फोर्सेज हैं, इस बेसिस पर सॉलिड्स को हम 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। वो कैटेगरीज है आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, मोलेकुलर सॉलिड्स एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आयनिक सॉलिड्स की। तो आयनिक सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या बोल लो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट मीन्स जिन पार्टिकल्स से सॉलिड बना हुआ है वो क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। अब हमें पता है आयन्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो केटायन होता है या एनायन होता है। ठीक है, तो केटायंस और एनायंस के बीच में किस टाइप के फोर्स लगते हैं, हमें पता है अपोजिटली चार्ज आयन्स हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगेंगे वो कैसे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगते हैं उन्हें बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इन्हें कूलम्बिक फोर्स भी बोला जाता है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, आयंस के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये जो सॉलिड्स हैं इनकी नेचर होती है हार्ड एंड ब्राइटल। ये हार्ड और ब्राइटल नेचर के होते हैं। ब्राइटल नेचर का मतलब है इन्हें ब्रेक करने पे ये इजीली क्रिस्टल्स में छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद में आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉलिड फेज में नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और वी कैन से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous solution और इन molten state। ठीक है, ये सॉलिड फेज में या सॉलिड स्टेट में तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर नेचर के होते हैं। बट जैसे इनका सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे इनको वाटर में डिज़ोल्व करोगे या किसी अदर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करोगे, ठीक है, तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, या फिर अगर इन्हें मेल्ट करोगे, ठीक है, तो मेल्टेड फॉर्म में या सॉल्यूशन फेज में ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये हमने किस पर, आयनिक सॉलिड्स पर कुछ बातें की। दैट मीन्स आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके बीच में किस टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने देख लिया। बात की जाए इनके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में जितने भी आयनिक टाइप के कंपाउंड्स हैं जिनमें आयन्स प्रेजेंट है, NaCl हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अगर आयनिक सॉलिड्स को पता करना है तो हम क्या चेक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन्स होने चाहिए। जैसे NaCl में Na+Cl-, दैट मीन्स कंपाउंड कैसा होना चाहिए, आयनिक नेचर का कंपाउंड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के सॉलिड्स की, जो है मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, हमें पता है। ठीक है, और मेटेलिक सॉलिड्स में जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके क्या बनाते हैं, केटायंस बनाते हैं, जिन्हें केटायंस भी बोलते हैं या फिर इन्हें कर्नेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड्स के लिए क्या बोला जाता है, इन दीज सॉलिड्स केटायंस आर सस्पेंडेड
इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन सॉलिड्स में क्या होता है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके, हमें पता है मेटल की नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की। मेटल्स जितनी अच्छी मेटल है वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगी। ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके केटायन बनाती है या कर्नेल बनाती है। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड्स में जो कर्नेल्स होते हैं, जो केटायंस होते हैं, वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये देखो डायग्राम में, ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मैंने बनाए हुए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केटायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर कर्नेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन्होंने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए वो मेटेलिक लेटिस में प्रेजेंट है, जिस तरीके से ये मैंने येलो इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स पर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ क्या करेगी, अट्रैक्शन लगाएगी। इस अट्रैक्शन की वजह से ये जो सॉलिड्स प्रिपेयर हुए हैं यहाँ पर, बोल सकते हैं इसे क्या बोलेंगे हम, मेटेलिक सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, अब मेटेलिक सॉलिड्स की अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ, तो मेटेलिक सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, these conduct electricity। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बोथ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन फेज और मोल्टेन स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनकी सॉल्यूशन फेज या फिर मोल्टेन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ही सही। ठीक है, इसके अलावा इनमें मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे मालेबिलिटी, ठीक है, ये मालेबल होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी मेटेलिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। मालेबल नेचर होती है इनकी, ये डक्टाइल होती है। मालेबल नेचर का मतलब इनकी शीट प्रिपेयर की जा सकती है। डक्टाइल नेचर का मतलब है इनको स्ट्रेच करके इनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी बात की हमने, मेटेलिक सॉलिड्स की बात की। इसके बाद में इनके एग्जांपल्स की बात की जाए तो आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एट्सेट्रा। जितने भी मेटल्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये बात हुई हमारी मेटेलिक सॉलिड्स की। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है मोलेकुलर सॉलिड्स की। ठीक है, तो मोलेकुलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होगी, मोलेक्यूल्स होगी, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अब मोलेक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोलेक्यूल्स अगर हैं तो मोलेक्यूल्स के बीच में हम जानते हैं या तो वीक वंडर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होंगे या फिर क्या प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, और अगर वीक वंडर वाल फोर्सेज या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो दोनों फोर्सेज जो होते हैं वो वीक नेचर के होते हैं, और अगर वीक नेचर के फोर्सेज प्रेजेंट होते हैं तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं उनको भी फर्दर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज़ कौन कौन सी है उनको हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है, नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स, जो मोलेकुलर सॉलिड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं फर्दर। उनमें सबसे फर्स्ट टाइप कौन सा है, नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स। ठीक है, इस टाइप के सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर मोलेक्यूल्स होते हैं। ठीक है, या फिर कौन होते हैं, नोबल गैसेज होती है, नोबल गैसेज या नोबल गैस एटम्स। ठीक है, तो नॉन पोलर मोलेक्यूल्स जो होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं, या तो नॉन पोलर मोलेक्यूल्स होते हैं या फिर नोबल गैस के एटम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो, नॉन पोलर मोलेक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में किस टाइप के फोर्स होते हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्सिव फोर्स, या फिर इन्हें लंदन फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो नॉन पोलर मोलेक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में, या नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं उनके बीच में डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन फोर्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स नॉन पोलर मोलेकुलर सॉलिड्स में लंदन फोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो फोर्सेज हैं ये बहुत वीक नेचर के होते हैं, इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत लो होते हैं, ठीक है, बिकॉज वीक फोर्स है तो उनको इजीली ब्रेक किया जाता है, बहुत कम एनर्जी बहुत कम टेम्परेचर देके, ठीक है, इसलिए लो टेम्परेचर या बोल लो बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसके बाद में देखो, अगर इनके बीच में लगने वाले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक नेचर के हैं, ठीक है, तो इनकी जो वोलेटाइल नेचर होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इनके लिए बोला जाता है हाईली वोलेटाइल इन नेचर। ये कैसे होते हैं, हाईली वोलेटाइल होते हैं, मतलब इनकी वोलेटाइल नेचर बहुत ज़्यादा है। वोलेटाइल नेचर का मतलब है इजीली वेपोराइज होने की नेचर। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर किसी भी टाइप के चार्ज की या बोल लो आयंस के मूवमेंट की या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की कोई बात नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये नॉन कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर जनरली लिक्विड फॉर्म में होते हैं और लो टेम्परेचर पर इनको सॉलिडिफाई किया जा सकता है, डेट मीन्स सॉलिड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, CCl4, ऑक्सीजन, आयोडीन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एट्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, जो आयोडीन होता है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसा कि मैंने अभी बोला था, ये सॉलिड्स रूम टेम्परेचर पर जनरली लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो आयोडीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा ऐसा नॉन पोलर मोलिक्यूल है, विच नॉन पोलर मोलिक्यूल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। इज दैट क्लियर? तो ये किसकी बात हुई, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की। इसके बाद में मोलिकुलर सॉलिड्स में जो सेकंड टाइप के सॉलिड्स आते हैं वो कौन से हैं, वो हैं सेकंड टाइप के जो सॉलिड्स हैं उन्हें बोलते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। तो नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पर, जो मोलिकुलर सॉलिड्स, तो नाम से ही क्या पता चल रहा है, यहाँ पर जो मोलिक्यूल्स होंगे वो कैसी नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के। दैट मीन्स ये जो सॉलिड्स हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, ये कौन से मोलिक्यूल्स से बने होते हैं, पोलर मोलिक्यूल्स से बने होते हैं। पोलर मोलिक्यूल्स का मतलब, जैसे एग्जांपल हम समझे तो HCl, ठीक है, पोलर मोलिक्यूल दैट मीन्स उनमें दो अपोजिट पोल्स इजीली क्रिएट हो जाते हैं, किसकी वजह से, एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जैसे बात की जाए HCl में तो हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मीन्स सिंपल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर, तो क्लोरीन इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है स्लाइटली, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड हाइड्रोजन पे सेम पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस चार्ज सेपरेशन की वजह से दो अपोजिटली चार्ज पोल्स क्रिएट हो गए, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, पोलर मोलिक्यूल बोला जाएगा या डाइपोल बोला जाएगा, ठीक है। तो पोलर मोलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में किस टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक। तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं वो पोलर मोलिक्यूल्स से बनते हैं, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो भी लो होते हैं, बट ऐसा बोला जा सकता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो तो होते हैं बट नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के कंपेयर में क्या होते हैं, हाई होते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद में ये पोलर नेचर के हैं तो पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, इजीली डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स बिकॉज लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर को डिजोल्व करेगा एंड नॉन पोलर को डिजोल्व करेगा, ठीक है। तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, कौन से सॉलिड्स, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। इसके बाद में बात की जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में ये जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं बट इनकी एक्वस सॉल्यूशन या फिर इनकी मोल्टेन स्टेट में ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, दीज आर नॉन कंडक्टर in solid state but conductor
इन लिक्विड स्टेट या बोल लो सॉल्यूशन स्टेट और मोल्टेन स्टेट। ठीक है, ये मोल्टेन स्टेट और सॉल्यूशन फेज में तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट सॉलिड स्टेट में ये कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। इज दैट क्लियर। इसके बाद में इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं ये भी रूम टेम्परेचर पर जनरली लिक्विड होते हैं और लो टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में HCl हो सकता है, के CH3 हो सकता है, SO2 हो सकता है। इसके अलावा हायर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स या फिर वैक्स, ये सब किसके, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। इसमें हायर हाइड्रोकार्बन और वैक्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये किसकी बात हो गई, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स की। इसके बाद में मोलिकुलर सॉलिड्स में ही जो थर्ड कैटेगरी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इस टाइप के मोलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं वो ऐसी स्पीशीज़ प्रिपेयर करती है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन दीज सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट लिखा है मैंने, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन दीज सॉलिड्स। इन सॉलिड्स में क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा एटम्स के बीच में आ जाता है। तो जो बॉन्ड प्रिपेयर होता है उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद में देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो लो होते हैं। इसके अलावा ठीक है, इनकी जो नेचर होती है, ठीक है, वो हार्ड भी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है। ठीक है, ये हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, दोनों नेचर के होते हैं। इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो H2O, HF, NH3 एट्सेट्रा जो सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं बट लो टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं बट जब हम किसी आयनिक सॉल्ट्स को इनमें डिज़ोल्व करते हैं, जैसे NaCl को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये हमने मोलिकुलर सॉलिड्स और उसके तीनों टाइप्स की बात कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, फोर्थ टाइप के जो सॉलिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस पर, तो वो है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में जनरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल या नॉन मेटल एटम्स या फिर इनके कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो नेम से ही पता लग रहा होगा कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के इन टाइप के सॉलिड्स में या इन कंपाउंड्स में क्या होते हैं, एक लार्ज नेटवर्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ large network of covalent bond these are very hard। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के एक लार्ज नेटवर्क की वजह से ये जो सॉलिड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग ये सॉलिड्स होंगे, ठीक है, तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी या बोल लो टेम्परेचर की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए बोला जाता है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वेरी हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, उसके बाद में देखो अगर बात की जाए यहाँ पर कंडक्टिविटी की, तो यहाँ पर किसी भी टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही,
किसी भी टाइप के आयंस के मूवमेंट की बात नहीं हो रही। जब भी कंडक्टिविटी की बात होगी तो कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस में दो ही तरीके से हो सकती है, जब या तो आयंस मूव करें या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। तो यहाँ पर किसी भी टाइप के आयंस, किसी भी टाइप के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये नॉन कंडक्टर नेचर के होते हैं, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन है, अभी जब एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये किसकी बात की हमने, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की। उसके बाद में हम बोल रहे हैं इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक नेटवर्क होता है जो क्या करता है, इनको एक्स्ट्रा रिजिडनेस या एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है। उस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। इज़ दैट क्लियर। अब इनके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो इनके एग्जाम्पल्स में है डायमंड, और हम जानते हैं डायमंड, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस में से एक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 4000 के आसपास होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट, ठीक है, इसके अलावा सिलिका, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड एट्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। इज़ दैट क्लियर। और यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट एक्सेप्शन में है, किसके एक्सेप्शन में, नॉन कंडक्टर के एक्सेप्शन में, बिकॉज जो ग्रेफाइट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। दैट मीन्स ग्रेफाइट की नेचर कैसी होती है, कंडक्टर होती है। कंडक्टर होने का नेचर होता है, ग्रेफाइट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आ रही है यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में जो सेकंड पार्ट था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेज और इंटर पार्टिकल फोर्सेज, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन से किस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो क्लासिफिकेशन में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप का पूछा जाता है, इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल दे दिए, हाइड्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, HCl दे दिया, आयरन दे दिया, NaCl दे दिया, H2O दे दिया, ठीक। और हमसे क्या पूछा जाएगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इनटू आयोनिक, मेटेलिक, मोलेकुलर एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। इनको आयोनिक सॉलिड्स में, मेटेलिक सॉलिड्स में, मोलेकुलर सॉलिड्स में या कोवेलेंट सॉलिड्स में क्लासीफाई करो, ठीक है। या फिर वो सिंपली कोई एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा ये किस टाइप का सॉलिड्स है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड इज़ H2O एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर H2O किस टाइप का सॉलिड है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं। दैट मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा सॉलिड किस टाइप का है, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बताया हुआ है कहाँ पे फोकस करना है, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बताई है, किस टाइप के सॉलिड में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है, मतलब किस टाइप का सॉलिड किस टाइप के पार्टिकल्स से बना हुआ है, ये चीज़ पता करना हमें आना चाहिए, जो हम इजीली पता कर लेंगे। बिकॉज जिस तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसमें मैंने बताया कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है किस टाइप के सॉलिड्स में, और उसमें किस टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट है। इसके अलावा उन सॉलिड्स की, हर सॉलिड्स की कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जनरली जो पूछी जा सकती है वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। इज़ दैट क्लियर, ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें डायमंड की, जैसे लास्ट जो सॉलिड है इसमें एक बार हम देख लेते हैं जो डायमंड है, ठीक है। तो डायमंड में अगर एक बेसिक बात हम देखें, वैसे तो पता होता है हमें, डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड में क्या होता है, बेसिक जो यूनिट्स होती है वो कार्बन एटम्स की होती है। दैट मीन पूरा डायमंड कार्बन एटम्स से मिलके बना है, हमें पता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। और डायमंड में जो स्ट्रक्चर होती है उस तरीके की होती है कि एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से क्या होता है, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होता है। इसके बाद में बात करें अगर इस कार्बन की, तो ये कार्बन भी क्या होगा, 4 अदर कार्बन एटम से अटैच रहेगा, ठीक। हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन से अटैच रहता है टेट्राहेड्रल मैनर में। इस तरीके से जो डायमंड की स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, और इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस वजह से डायमंड जो है वन ऑफ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक होता है, ठीक। और ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट्स में हमें पता है लेयर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और लेयर स्ट्रक्चर की वजह से जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, स्लिपरी नेचर की होती है। दैट मीन्स ग्रेफाइट जो होता है वो ल्यूब्रिकेंट टाइप का सब्सटेंस होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि उसकी लेयर स्ट्रक्चर होती है और लेयर्स एक दूसरे पे क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेफाइट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को कंप्लीट कर लिया है। ओके, हैव अ गुड डे।